हेलो स्टूडेंट्स। पीछे की क्लास में हम पढ़ रहे थे लेंसों के बारे में पढ़ रहे थे। लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, उसका नाम है प्रिज्म। बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये एक तो प्रैक्टिकल का भी आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट है ये प्रिज्म के बारे में, यानी कि 8 नंबर का प्रैक्टिकल है प्रिज्म में। ठीक है, प्रिज्म। और उसके बाद में ये थ्योरी में भी इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो मेरी दृष्टि से प्रिज्म है वो इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल में तो ये अब से 8 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ढंग से पढ़ें और मन लगाकर पढ़ें और वीडियो को पूरा देखा करो एक तो। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पूरा देखा करो। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाना चाहें तो साथ साथ में नोट्स भी बना लिया करो। ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यदि आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हो साथ में कुछ लिख नहीं रहे हो तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ कम समझ में आएगा, कम समझ में आता है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप एक रफ कॉपी लें, पेन लें, साथ साथ में जो जैसे आपको समझाया जा रहा है वैसे वैसे आप इसको पढ़ते रहें। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है, तो इसमें आपको देखना है दो असमांतर पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे दो असमांतर पृष्ठों का से क्या तात्पर्य है उसको आप देखें। जैसे मैंने ये दो पृष्ठ खींचे हैं, ठीक है, दोनों क्या समांतर नहीं है, असमांतर है। इन दोनों पृष्ठों से जो घिरा हुआ जो माध्यम है ये इतना पूरा माध्यम है। इन दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ जो पूरा माध्यम है ये पूरा माध्यम ही क्या कहलाएगा, आपका प्रिज्म कहलाएगा। बट माध्यम क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब यहाँ पर ये रहता है कि जिसके हम आर पार देख सकें। ठीक है, जिसके हम आर पार देख सकें, लेंस की टाइप। तो ये आपका जो है ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी, प्रिज्म कहलाएगी। दोबारा देख लीजिए, दो असमांतर पृष्ठों से जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है ये पारदर्शी माध्यम ही क्या कहलाएगा, आपका प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब प्रिज्म में एक होता है प्रिज्म कोण होता है। क्या होता है, प्रिज्म कोण यानी कि दोनों असमांतर पृष्ठों से जो बनाया गया जो कोण है वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। या फिर हम ऐसे भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण निर्गत हो रही है, इन दोनों पृष्ठों से यानी कि जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है यानी निर्गत हो रही है, तो उन दोनों पृष्ठों के बीच का जो बीच का कोण है या फिर इन दोनों पृष्ठों से जो बनाया गया जो एंगल है वह एंगल ही क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो पृष्ठ है काम नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कोई भी काम नहीं आ रहा है। ना तो इस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, नहीं इससे प्रकाश किरण बाहर निकल रही है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम प्रिज्म एंगल नहीं मानेंगे, इसको हम प्रिज्म एंगल नहीं मानेंगे। यदि इस प्रिज्म को यदि हम घुमाकर इस प्रकार से दूसरे तरीके से लिख दें या उसको रख दें तो फिर आपको वही देखना है कि प्रकाश की किरण कौन से पृष्ठ पर आपतित हो रही है और कौन से पृष्ठ से निर्गत हो रही है। ठीक है, तो ये प्रिज्म के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। प्रिज्म की ये सिंपल डेफिनेशन है और प्रिज्म की ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब इसका जो एक डेरिवेशन है कि प्रिज्म से हम किस प्रकार से न्यूनतम विचलन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक डेरिवेशन देखना पड़ेगा जिसको आप देखें। तो पहले तो आप मेरा जो डायग्राम है उसको आप केयरफुली समझें, उसके स्ट्रक्चर को ढंग से देखें। तो मैं इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पर, ये हमारे पास में कोई एक प्रिज्म है और ये प्रिज्म कोण ए है, ये प्रिज्म कोण ए है। ठीक है, इस वाली भुजा पर इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको ए बी सी प्रिज्म दे रहा हूं। जो आपका ए बी पृष्ठ है, ए बी पृष्ठ पर किसी एंगल पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है।
और इस प्रकाश की किरण को मैं नाम दे रहा हूं PQ। PQ प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है। जैसे यहां पर आपतित होगी तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, बट माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश की किरण का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। और हमने मान लिया कि प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, अगेन यहां पर क्या हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है कि ये माध्यम है और इस माध्यम से फिर पुनः क्या आ रहा है, आपका वायु आ रहा है, तो पुनः माध्यम चेंज हो रहा है, तो प्रकाश की किरण पुनः एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो पुनः प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जरा आप इस बात को समझने का प्रयास करें। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं इसी में साथ में ही, यहां पर हम जो ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ पर एक हम हैविलम खींचने वाले हैं। हैविलम का मतलब है इस सतह के साथ, जो आपकी जो AB सतह है, इसके साथ में हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण हम किस प्रकार से बना सकते हैं वो आप देखें। जैसे आपके पास में ये वाली सतह है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो मैं इस पर इस प्रकार से सटाकर यहाँ पे लिख दूं, इस प्रकार से रख दूं। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या बन गया, 90 बन गया। तो ये वाली जो लाइन क्या है, 90 एंगल पर है। क्या है, 90 एंगल पर। इसको आप थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इधर। तो ये 90 एंगल वाली लाइन है जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये किसका कार्य करेगी, हैविलम का कार्य करेगी, हैविलम का कार्य करेगी, यानी कि इसको हैविलम बोल रहा हूं N1। जब प्रकाश की किरण आपकी क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो हैविलम की ओर झुकती है। तो प्रकाश किरण ऐसे इसमें प्रवेश की, ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, इस जो डैश लाइन दिखाई दे रही है ऐसे, बट माध्यम चेंज होने के कारण ये हैविलम की ओर कुछ झुक गई, हैविलम की ओर कुछ झुक गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एक हैविलम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। जैसे मैंने इस सतह के साथ में ये रखा, तो ये वाला जो एंगल है इस प्रकार से क्या बन जाएगा, यहाँ पर 90 का बन जाएगा। तो ये वाली लाइन है वो 90 के एंगल को शो करेगी। ठीक है, इसको पीछे भी थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूं इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये आपतित प्रकाश किरण है और ये क्या है, इससे बाहर निकलेगी वो क्या, निर्गत प्रकाश किरण है। अब प्रकाश की किरण को जाना तो क्या चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, बट वो क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी प्रकाश की किरण को इस प्रकार से जाना चाहिए था अब, बट अब की बात प्रकाश की किरण क्या कर रही है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो हैविलम से दूर हटती है। संघन से विरल में इसका मतलब हैविलम से दूर हटती है। आपका हैविलम ये है, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी, बट ऐसे न जाकर क्या करेगी, अब हैविलम से दूर हट जाएगी कुछ इस प्रकार से, ये वाली प्रकाश किरण। तो इस प्रकाश किरण को हम क्या बोल देंगे, ये निर्गत प्रकाश किरण है, निर्गत प्रकाश किरण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली जो रेड लाइन है वो भी क्या हैविलम है। इसको नाम दे रहा हूं मैं N2, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखें, ये यहां पर आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण और हैविलम के मध्य बना कोण ये क्या है, आपतन कोण I। यहां पर ये अपवर्तन कोण, इसको मैं ले रहा हूं R1। ये वाला जो एंगल है इसको ले रहे हैं हम R2, और यहाँ पे जो निर्गत एंगल है उसको मैं ले रहा हूं निर्गत एंगल E। ठीक है, अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यदि हम इधर से देखें, यदि इस डायरेक्शन से यदि हम इस प्रिज्म की ओर देखें तो हमें ये प्रकाश की किरण इधर से ऐसे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये आती हुई दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि ये प्रकाश किरण का अपवर्तन हो गया। तो हम तो क्या सोचेंगे कि ये प्रकाश की किरण है इधर से आ रही है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन से आ रही है, बट ये प्रकाश की किरण इसमें आपतित हो रही है, वो वाली डायरेक्शन ये है, और हमें आती हुई प्रतीत हो रही है ये वाली। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही थी वो अब इस प्रिज्म के कारण वो इतना एंगल घूम गई, ये इतना एंगल घूम गई। ठीक है, यानी कि ऐसे जानी चाहिए थी और जब इससे बाहर निकली तो इस एंगल से बाहर निकली, तो कितना डिग्री घूम गई। ठीक है, उसको हम मान लेते हैं डेल। क्या मान लेते हैं, डेल। और इस डेल को ही हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण या प्रकाश का विचलन।
कि कितनी विचलित हो गई प्रकाश की कोण, प्रकाश की जो किरण है कितनी विचलन हो गई, विचलित हो गई। ठीक है, डेल यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, विचलन कोण। तो एक्चुअली हमें यहाँ से प्रिज्म का जो विचलन कोण है उसका मान ज्ञात करना पड़ता है कि प्रकाश की किरण हो कितनी डिग्री विचलित हो जाती है, यानी कि घूम जाती है। ठीक है, तो अब इसको आप देखें आगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि हम जो प्रत्येक एंगल यहाँ पे बना रहे हैं वो प्रत्येक एंगल हम अभिलंब के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। प्रत्येक एंगल हम अभिलंब के साथ क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये वाला एंगल आपतन कोण है, अभिलंब के साथ में है। ठीक है, ये वाला एंगल R1 है, वो भी अभिलंब के साथ में है। R2 भी है, अभिलंब के साथ में है। और E है, वो भी क्या है, अभिलंब के साथ में है। ये लाइन आपको थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी दिखाई दे रही होगी, बट आपको इसको क्या समझना है, सीधा समझना है। अब यहाँ पर इनको मैं और भी नाम दे रहा हूँ। जैसे ये आपतित प्रकाश की किरण क्या है, यहाँ पर आपकी PQ आपतित प्रकाश किरण है। ठीक है, और ये आपकी जो RS है वो क्या है, निर्गत प्रकाश किरण है। और ये वाले जो दो पॉइंट है इनको भी हम इंडिकेट कर देते हैं। इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ D, और इस वाले पॉइंट को हम इंडिकेट कर रहे हैं E से। ठीक है, और प्रिज्म का जो माध्यम है उस माध्यम को, इस प्रिज्म का जो माध्यम है उसको हम ले रहे हैं, मान लेते हैं N2, और जो बाहर है वायु उसका माध्यम हम ले लेते हैं N1। अब आपको इस डायग्राम के बारे में पूर्ण रूप से पता चल गया होगा। यदि आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा, तो यदि आपका डायग्राम सही बन रहा है, ठीक है, तो उसके बाद की जो कार्रवाई है, यानी कि हम जो पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन आपका क्या होगा, एक्यूरेट होगा। बिल्कुल भी आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। यदि आपने डायग्राम उल्टा बना दिया, डायग्राम ढंग से नहीं बनाया है, ठीक है, तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बिल्कुल नीचे तक सही काम करोगे। ठीक है, दूसरी बात फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि यदि आपका डायग्राम सही है तो आपका जो नीचे का डेरिवेशन है वो चेक होता है। यदि आपने डायग्राम इस प्रकार से गलत बना दिया और डेरिवेशन आप इस डायग्राम के हिसाब से कर रहे हो, तो 101% आपको उस क्वेश्चन में 00 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे दावा नहीं कर सकते कि सर मेरा ये डायग्राम ही तो गलत है, बाकी तो पूरा डेरिवेशन सही है। ठीक है, ऐसा आप दावा नहीं कर सकती, आपका दावा झूठा साबित होगा, आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपका डायग्राम सही है, यदि आपका डायग्राम सही है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ उसमें मार्क्स जरूर मिलेंगे। डेरिवेशन आपका चाहे भले ही गलत हो, बट आपका डायग्राम सही है तो मेरी नजर में उसमें उस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। बट डायग्राम गलत है, बाकी सब कुछ सही है, तो उसमें आपको 00 मिलेंगे। ये फिजिक्स का नियम बोलता है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें डायग्राम सबसे पहले समझना है। ठीक है, यदि आपको डायग्राम दोबारा समझना है तो यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा उसको देख सकते हैं, फिर आगे इसको बढ़े। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन को अब। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हम एक ABC एक प्रिज्म लेते हैं जिसका अपवर्तनांक N2 है, उसको N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख देते हैं। PQ इस पर एक आपतित प्रकाश किरण है और जिसका आपतन कोण I है। ठीक है, और RS निर्गत प्रकाश किरण है जिसका अपवर्तन कोण या फिर निर्गत कोण बोलते हैं, इसको निर्गत कोण कितना है, E है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम एक यहाँ पर एक चतुर्भुज लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है AQER, चतुर्भुज AQER से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज AQER से। आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यही लिखने वाले हैं। तो ये वाला जो एंगल है चतुर्भुज का वो कितना है, A। तो एंगल A प्लस ये वाला एंगल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, इस एंगल को मैं लिख रहा हूं एंगल AQE। यदि हम एंगल Q को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो Q क्या आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, फिर ये वाला एंगल प्लस QER, तो एंगल QER, फिर ये वाला एंगल R वाला एंगल तो ERA, तो एंगल ERA इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, यानी कि 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो एंगल इस प्रकार के हैं जिनके आपको वैल्यू पता है। कौन कौन से एंगल है, एक तो एंगल ये है Q। ठीक है, Q एंगल इस प्रकार से है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इसके साथ में क्या है, विलंब इसके साथ में क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला एंगल देखें हम, तो ये वाला एंगल इस प्रकार से है, तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर विलंब है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, पूरा 90 होगा। कहने का मतलब एंगल Q और एंगल R ये दोनों क्या है, 90 की है। तो A
प्लस एंगल क्यू यानी कि 90 प्लस एंगल क्यू ई आर प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसको तो एंगल ए प्लस इसको हम ऐड करें, ठीक है, तो ये 90 90 180 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो एंगल क्यू ई आर इज इक्वल टू 360 माइनस 180, इन दोनों को उधर लेके गए तो दोनों क्या हो गए, माइनस में हो गए। तो रिमेनिंग क्या रहा, एंगल ए प्लस क्यू ई आर इज इक्वल टू 180, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लंबा होने वाला है, इसके लिए आपको इसको लगातार इसको देखते रहें, बीच में छोड़े नहीं। यहाँ पर इनको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अब आपको इसके बाद में एक ट्राइंगल देखना है। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है, क्यू आर ए। ट्राइंगल क्या देखना है, क्यू आर ए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर त्रिभुज क्यू ई आर से। ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज की जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से हम लिखें तो ये आपको देखना है कि एक तो ट्राइंगल, ये एक तो एंगल ये बन रहा है R1, दूसरा एंगल ये है R2 और तीसरा एंगल ये E वाला है, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एंगल QER इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180। तो यहां से ये वाली इक्वेशन है वो भी 180 की इक्वल टू है, ये वाली इक्वेशन भी क्या है, 180 की इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या रख सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट लिखें समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से आप इन दोनों को इक्वल लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया एंगल ए, एंगल QER, एंगल QER इज इक्वल टू 180। तो 180 की जगह हमें ये लिखना है। तो क्या हो गया, 180 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल QER। ठीक है, एंगल QER से QER क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग रहा वो देखिए। तो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 3, यानी कि एंगल A की वैल्यू हो गई, यानी कि आपके पास में A क्या है, यहाँ पर प्रिज्म कोण है, इस प्रिज्म कोण का मान आपको पता चल गया है। ठीक है, इसके बाद में आप देखें कि दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम अपनी बात QRD। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज QRD से। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज से संबंधित एक चीज पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के दो आंतरिक कोण हैं, उनका योग त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज के जो आंतरिक कोण है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। एक तो ये वाला एंगल है आंतरिक और एक ये वाला एंगल आंतरिक। ठीक है, तो इन दोनों एंगलों का जो योग है, इस बहिष्ठ कोण क्या है, यहाँ पर डेल है, इस डेल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं यहाँ पर थोड़ा पहले एक्सप्लेन करता हूँ इस स्ट्रक्चर को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाले आपकी जो प्रिज्म वाली लाइन है, ये लाइन है BC पृष्ठ है, और ये आपका जो ये वाली लाइन खींच रहा हूं मैं डैश डैश वाली, ये आपका क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये आपका क्या है, अभिलंब है, और ये इस पर आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण, और ये आपतन कोण क्या आपका I है, और ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से जानी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि ये कोण I है, तो ये वाला कोण पूरा कितना हो गया, I हो गया। बट ये प्रकाश की किरण है इस डायरेक्शन में चली जाती है Q से R की तरफ, यानी कि Q से R की तरफ चली जाती है। ये आपका इधर हो गया Q और ये क्या हो गया R। बट हमें ये वाला एंगल मालूम है कि ये वाला एंगल है वो आपने मान रखा है, ये वाला एंगल आपने मान रखा है R1। हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, अब हमें एक चीज पता चल गई है कि ये वाला एंगल यदि I है तो ये पूरा एंगल कितना है, I है। I में से इतना कितना है, R1 है, तो ये कितना बचा, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि I माइनस R1 रिमेनिंग रहा, I माइनस R1 रिमेनिंग रहा। इसी प्रकार से यहां पर भी देखें आप, जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल E है, ये वाला एंगल क्या है, E है, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण है ये वाला, जो ये वाली डैश डैश लाइन, ये वाली डैश डैश लाइन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला, ये पूरा कितना हो गया E। तो E में से इतना कितना है, R2, तो ये कितना बचा, E माइनस R2।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस एंगल के मान लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये वाला जो एंगल है वो कितना रहा I माइनस R1 और ये वाला एंगल कितना है यहाँ पर वो है E माइनस R2। ठीक है, तो ये बात आपको अब यहाँ पर लिखनी है, यानी कि इस वाले त्रिभुज की जो दो कोण है, तो ये वाला कोण ये वाला कोण, इन दोनों का योग इस डेल के क्या होगा बराबर होगा त्रिभुज के बहिष्कोण नियम से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहां पर हम लिख सकते हैं बहिष्कोण नियम से, बहिष्कोण नियम से, ताकि आपको पता रहे कि ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है देखिए आप I माइनस R1, अब इसके साथ ऐड करना है प्लस ये कितना है E माइनस R2, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा डेल के बराबर होगा। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने लिख रखा है E माइनस R2। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, यानी कि प्लस प्लस वाली एक जगह लिख लेते हैं। तो I E भी क्या प्लस का है माइनस R1 है और ये क्या है माइनस R2 है और इज इक्वल टू क्या है डेल। दोनों में माइनस माइनस कॉमन लेने का आपके पास में एक स्टेप ये आ गई I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल। डेल यहाँ पर क्या है आपका विचलन कोण। ठीक है, अब हम R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। R1 और R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में A है, तो हम बाकायदा यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A, तो ये आपका A रहा और इज इक्वल टू क्या आपके पास में क्या है डेल। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास में जो विचलन कोण है डेल का मान ये इतना प्राप्त हुआ है। डेल इज इक्वल टू क्या है I प्लस E माइनस A। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख दें आप, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ठीक है, और इसको इक्वेशन डाल दीजिए आप नेक्स्ट फॉर, और इसको आप डायरेक्ट भी याद रखें, स्टार लगा लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ गई है कि प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण का मान है, ये विचलन कोण का मान यानी कि आपतन कोण I पर डिपेंड करता है। इससे यह स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि डेल का मान I पर निर्भर करता है। डेल का मान I पर निर्भर करता है। डेल क्या है विचलन कोण और I क्या है आपका आपतन कोण, इस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद में हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपका जो आपतन कोण है इस निर्गत कोण E के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि आपतन कोण I और जो विचलन कोण डेल है इन दोनों के मध्य एंगल बनाएंगे। ठीक है, इधर तो आपका I यानी कि आपतन कोण, और इधर आपका विचलन कोण। विचलन कोण डेल। ठीक है, इन दोनों के मध्य यदि हम ग्राफ खींचें, यदि ये आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में हम पहले लेंगे आपतन कोण I का मान लेंगे 30 डिग्री ले लिया, इसके लिए आपको विचलन कोण चेक करना है। फिर आपने आपतन कोण का मान कुछ बढ़ाया 35 डिग्री किया। ठीक है, फिर आपने आपतन कोण का मान 40 किया, फिर आपतन कोण इस प्रकार से आपतन कोण का मान आप अलग अलग रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेल का मान भी क्या प्राप्त होगा अलग अलग प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मान लीजिए आपतन कोण का मान यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 30 डिग्री लिया, तो 30 डिग्री पर आप मान लीजिए विचलन कोण का मान आपके पास लिया है। फिर यदि आपने आपतन कोण का मान कुछ इंक्रीज किया तो विचलन कोण का मान कुछ डिक्रीज हो जाएगा, यानी विचलन कोण का मान क्या होगा कुछ कम होगा। ठीक, यानी कि आप शुरू में सबसे पहले यदि आप कोई न्यूनतम आपतन कोण ले रहे हैं, जैसे आपने 30 डिग्री ले लिया 25 डिग्री ले लिया, उसके लिए आपको विचलन कोण का मान कुछ अधिक प्राप्त होगा। और जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए आपको विचलन कोण का मान क्या होगा एक बार कम प्राप्त होगा, यानी धीरे धीरे कम प्राप्त होगा।
ठीक है, तो विचलन कोण का मान कम प्राप्त होगा। और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको न्यूनतम विचलन कोण मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर आपने प्राप्त कर लिया न्यूनतम विचलन कोण और इसको मैं नाम दे रहा हूँ डेल एम। ठीक है, आपको यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हो गया, यानी कि अब इससे कम आपको विचलन कोण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर इससे संगत जो आपतन कोण होगा उसको हम इंडिकेट कर लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं आई। यहाँ पर जो भी आपतन कोण है उसको हम मान लेते हैं आई, जितने भी डिग्री है। ठीक है, फिर यदि आपने आपतन कोण का मान इंक्रीज किया तो विचलन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब विचलन कोण का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो ग्राफ आपके पास में इस प्रकार से प्राप्त होगा। यानी कि आप इसको दोबारा समझें कि पहले यदि आप विचलन को आपतन कोण का मान यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी उसके पश्चात आपका जो विचलन कोण का मान कम होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त होने के पश्चात यदि आपतन कोण यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो विचलन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, पुनः इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन प्राप्त कर रहे हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। डेल एम यहाँ पर क्या है, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा कि जो आपतन कोण आई है वह निर्गत कोण ई के क्या होगा, बराबर होगा। और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फैक्शन होगी कि R1 का मान R2 के बराबर होगा और R1 का मान R2 के बराबर होगा। यानी कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होंगे और बीच वाले जो दोनों कोण हैं R1 और R2 ये भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तब इसी कंडीशन को हम यदि अप्लाई करें तो अप्लाई करने के लिए आपको देखें, आप ये वाली इक्वेशन ले, पहले इक्वेशन ले 4। ठीक है, तो समीकरण 4 से समीकरण 4 में आपको आई इज इक्वल टू क्या रखना है, ई रखना है और डेल इज इक्वल टू क्या रखना है, आपको डेल एम रखना है। ठीक है, वह डेल इज इक्वल टू क्या लिखना है, डेल एम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए। ठीक है, यानी कि ये हो गया डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। ठीक है, यहां से यदि हम i की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू डेल एम और ये प्लस आकर इधर क्या हो गया, ये a आकर इधर क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हमारे पास में ये आ गया डेल एम प्लस ए अपॉन 2, यानी कि हमारे पास में ये आपतन कोण का मान आ गया। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 5। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं इसमें। फिर हम समीकरण 3 से देखें, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से आपको यही काम करना है कि आपको R1 और R2 की जगह क्या रखना है, आपको दोनों मान बराबर रखने हैं। इसकी जगह आप एक मान चूज कर सकते हैं, वो आपने कर लिया R। ठीक है, तो यहाँ पे रखें समीकरण 3 से, यानी कि आपको ये रखना है R1 बराबर R2 रखना है और इन दोनों की जगह आपको क्या रखना है, R रखना है। तो क्या हो गया, A इज इक्वल टू R प्लस R, तो A इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 2R, यानी कि R इज इक्वल टू आपके पास में हो गया A अपॉन 2। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्नेल का नियम अप्लाई करना है। ठीक है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n। ठीक है, और यहां पर आपको आई की वैल्यू ये रही इक्वेशन 5 और आर की वैल्यू रही इक्वेशन 6। यहां से आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों में आप इक्वेशन पुट कर दें, तो पुट करने पर आपके पास में क्या होगा वो देखें आप। ठीक है, स्नेल के नियम से, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास में वैल्यू इस प्रकार से आ गई। इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू रहेगी आपके पास में डेल एम प्लस ए अपॉन 2,
अपॉन साइन आर, आर की वैल्यू ये रही आपके पास में a/2 और इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास में n2/n1। ठीक है, फिर यदि हम यहाँ पे एक आपको कंडीशन डालनी है, यदि डेल m व a अति अल्प है, तो अति अल्प होने पर क्या होगा, आपके पास में जो साइन डेल m प्लस a/2 का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये डेल m प्लस a/2 के बराबर हो जाएगा, और साइन a/2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, a/2। यानी कि यदि हमारे पास में ये है साइन थीटा, और थीटा का मान क्या है, यदि आपके पास में कम है तो साइन थीटा का मान किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर होता है। एक ये समीकरण है, मैथ की समीकरण है, ठीक है, उनको यूज करेंगे। तो इनको दोनों को यूज करने पर आपको अब ये करना है कि अब ये साइन है वो हटा देना है। ये आपके पास में ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, साइन को हट गया, तो डेल m प्लस a/2 अपॉन ये हट गया, तो a/2 इज इक्वल्स टू n2/n1। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या रहा आपके पास में डेल m प्लस a/a इज इक्वल्स टू n2/n1, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम डेल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहें तो किस प्रकार से करेंगे वो आप आगे देखें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप देखें वहां से वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डेल m प्लस a/a इज इक्वल टू n2/n1। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे वज्र गुणा करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, ये हो गया डेल m प्लस a/n1 इज इक्वल टू n2a। ठीक, और यहाँ पर हम एक कंडीशन और भी डाल दें, n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 1, यानी कि हवा के लिए जो इसका अपवर्तनांक है वो लगभग कितना होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए हम n1 को कितना मान लें, 1 मान लें। ठीक है, तो 1 मानने के पश्चात क्या हो गया, डेल m प्लस a इज इक्वल टू n2a, और डेल m इज इक्वल टू a को इधर लेके गया मैं, तो n2a माइनस a। ठीक है, तो डेल m इज इक्वल टू a दोनों में क्या आ गया, कॉमन, तो n2 माइनस 1, यानी कि आपके पास में जो न्यूनतम विचलन कोण का मान है डेल m का मान ये इतना प्राप्त हो गया। ये वाला फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति नहीं है तब तो आपको डेल का फॉर्मूला ये वाला काम लेना है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति आपको बता रखी है तो आपको डेल का ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, डेल m यहाँ पर क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, तो डेल m यहाँ पर क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, बट आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए। दोबारा यदि हम देखें तो आप इसमें आपको क्या करना है, एक बार तो आपको क्या लेना है, चतुर्भुज लेना है, एक बार तो आपको चतुर्भुज यूज करना है, और 2 बार आपको क्या करने हैं, त्रिभुज लेने हैं। 2 बार त्रिभुज लेते ही डायग्राम का काम पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर आपको एक लास्ट में एक लॉजिक याद रखना है कि यह जो विचलन कोण का मान है वो आपके कोण आई पर डिपेंड करता है, और इसलिए हम ये जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आपको इस तरीके से याद रखना है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई और ई की दोनों की मान वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। फिर आपको एक स्नेल का नियम इसमें यूज करके इस प्रकार से डेल m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बस बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा कोई इसमें कोई बड़ी बातें इसमें नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही है, और प्रत्येक वीडियो को आप कंटिन्यूस देखते रहें पार्ट के अनुसार। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।